नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। इससे पहले हम 2 वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, वर्तमान दौर में करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है इन प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए आप करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा ध्यान दें ताकि आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हम इससे पहले 2 वीडियो करंट अफेयर्स से संबंधित बना चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री देखने को मिलेगी। आप इसको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले है फीफा क्लब विश्व कप 2025। ध्यान से देखें, फीफा क्लब विश्व कप 2025। देखिए, फीफा ने क्लब वर्ल्ड कप के प्रारूप में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए इसे 7 टीमों से बढ़ाकर 32 टीमों का टूर्नामेंट बना दिया है। यह टूर्नामेंट पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित हो रहा है और इसे राष्ट्रीय टीम वर्ल्ड कप की तर्ज पर एक व्यावसायिक और खेल संबंधी प्रयोग माना जा रहा है। यह आयोजन फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले अमेरिका की मेज़बानी क्षमताओं की एक झलक भी पेश करेगा। तो मुख्य रूप से एक प्रश्न तो यही हो गया कि फीफा क्लब विश्व कप 2025 में फीफा ने इस वर्ल्ड कप के प्रारूप में बदलाव करते हुए टीमों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 32 कर दी है। आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आगे देखें। आगे है बनी हाफ बाउंड्री कैच अब नहीं होगा मान्य। ध्यान से देखें, बनी हाफ बाउंड्री कैच अब नहीं होगा मान्य। चित्र देख सकते हैं। देखिए आगे, क्रिकेट के नियमों के संरक्षक मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी ने सीमा रेखा यानी बाउंड्री के बाहर से हवा में छलांग लगाकर की जाने वाली बनी हाफ कैच को अब अमान्य घोषित कर दिया है। ध्यान से देखें, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने सीमा रेखा यानी बाउंड्री के बाहर से हवा में छलांग लगाकर की जाने वाली बनी हाफ कैच को अमान्य घोषित कर दिया है। बनी हाफ कैच कौन सी है? हवा में एक से ज़्यादा बार उछलकर जो कैच लिया जाता है। आगे देखें, नया नियम 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से लागू होगा, नई विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की शुरुआत के साथ। आगे देखें, जबकि एमसीसी के आधिकारिक नियमों में अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा। इस नए नियम के लागू होने के बाद बीबीएल 2023 के दौरान माइकल नेसर और 2020 में मैट रेनसा की मदद से टॉम बेंटन द्वारा लिए गए जैसे शानदार कैच आगे से वैध नहीं माने जाएंगे। यदि कोई फील्डर बाउंड्री के बाहर से कूदकर हवा में गेंद को छूता है तो वह केवल एक बार ही ऐसा कर सकता है, बार बार नहीं कर सकता। इसके बाद से उसे पूरी तरह मैदान के अंदर लैंड करना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता तो गेंद को स्वतः बाउंड्री माना जाएगा। यदि एक साथी खिलाड़ी को पास करने की कोशिश भी विफल हो जाती है और गेंद सीमा पार कर जाती है, तब भी वह कैच नहीं बल्कि बाउंड्री मानी जाएगी। यानी एक बार में ही उसे गेंद को बाउंड्री से बाहर करना होगा और खुद को भी बाहर आना पड़ेगा। ध्यान रखें, ये जो इस कैच को अमान्य घोषित किया, ये कब से लागू होगा? ये 17 जून से बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, इसी टेस्ट सीरीज से ये लागू हो जाएगा। बनी हाफ बाउंड्री कैच अब मान्य नहीं होगा, उसको बाउंड्री माना जाएगा। आगे देखें। आगे है अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 में मुंबई की यू मुंबा ने जीता खिताब। ध्यान से देखें, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 में मुंबई की यू मुंबा ने जीता खिताब। देखें आगे, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 के ग्रैंड फिनाले में मुंबई की यू मुंबा ने जयपुर पेट्रियट्स को 8-4 से हराकर पहली बार खिताब जीता। लिलियन बार्डेट और बरनडेट स्टोक्स की शुरुआती जीत से यू मुंबा को एक मजबूत शुरुआत मिली। इससे पहले स्टोक्स ने आकाश पाल के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल्स में 3-0 से जीत हासिल की और इसके बाद किशोर अभिनंद पीबी ने चौथे मैच में एक शानदार जीत के साथ यू मुंबा खिताब अपने नाम किया। आकाश पाल, ध्यान से देखें, आकाश पाल और बरनडेट स्टोक्स को फाइनल के लिए भारतीय और विदेशी खिलाड़ी चुना गया। आकाश पाल को भारतीय और बरनडेट को विदेशी। ध्यान से देखें, आकाश पाल और बरनडेट स्टोक्स को फाइनल के लिए भारतीय और विदेशी खिलाड़ी चुना गया। जीत चंद्रा को शॉट ऑफ द फाइनल से सम्मानित किया गया। तो मुख्य रूप से
जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 का जो फाइनल है वो किसने जीता? यू मुंबा ने जयपुर पेट्रियट्स को 8-4 से हरा करके। आकाश पाल को भारतीय फाइनल के लिए और बर्नडेट स्टोक्स को विदेशी खिलाड़ी चुना गया। आगे देखें, आगे है म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 के बारे में। देखिए, भारत 4 पदकों के साथ म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 में तीसरे स्थान पर रहा। यानी म्यूनिख ISSF विश्व कप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा 4 पदकों के साथ। ध्यान से देखें, भारत ने म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल में अपना अभियान 4 पदकों यानी 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। भारत ने 4 पदक जीते, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य। आगे देखें, पदक तालिका में भारत चीन और नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर रहा। यानी भारत से ऊपर 2 देश थे, चीन और नॉर्वे। ISSF विश्व कप राइफल म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित किया गया था और इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF द्वारा किया गया था। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित 2025 सत्र के पहले ISSF विश्व कप में भारत ने 8 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। पदक तालिका में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित दूसरे विश्व कप में भारतीय निशानेबाज ने 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य जीते। पदक तालिका में यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर रहा। चीन का शहर निंगबो 7 से 15 सितंबर 2025 तक अगले विश्व कप की मेजबानी करेगा। म्यूनिख में भारत ने 36 सदस्यीय निशानेबाजी दल भेजा था। भारत ने म्यूनिख प्रतियोगिता में 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। ध्यान से देखिए, हम प्रश्न कौन कौन से बन रहे हैं। एक प्रश्न तो ये, जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 राइफल पिस्टल में भारत ने कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते भारत ने, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य। और भारत तीसरे स्थान पर रहा चीन और नॉर्वे के बाद। एक तो ये ध्यान में रखें। इसके अलावा एक प्रश्न ये है, इसी वर्ष 2025 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप का जो पहला ISS विश्व कप हुआ उसमें भारत ने कितने पदक जीते? भारत ने 8 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य। ध्यान में रखें। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था, और इसमें जो अभी हमने देखा है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित, इसमें भारत ने 8 पदक जीते और भारत चाइना के बाद में दूसरे स्थान पर रहा। और इसी वर्ष पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित दूसरा विश्व कप, इसमें भारत ने 7 पदक जीते और भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ भारत है वो तीसरे स्थान पर रहा, चीन और अमेरिका के बाद में। तो ये तीनों के बारे में ध्यान में रखें। पहला विश्व कप 2025 में जो आयोजित हुआ वो हुआ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, इसमें भारत ने 8 पदक जीते। दूसरा हुआ ये पेरू की राजधानी लीमा में, इसमें भारत ने 7 पदक जीते। और ये जो तीसरा हुआ है ये हुआ है म्यूनिख जर्मनी में, इसमें भारत ने 4 पदक जीते हैं। और इसके साथ ये ध्यान में रखें, अगला जो आयोजित होगा इसी वर्ष 7 से 15 सितंबर 2025 को, वो होगा चीन के शहर निंगमो में। चीन का शहर निंगमो इस विश्व कप की मेज़बानी करेगा। और इससे संबंधित प्रश्न दोबारा दे दिया है कि भारत ने म्यूनिख जर्मनी प्रतियोगिता में 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। आगे देखें किसने स्वर्ण और किसने कांस्य पदक जीते। देखिए, स्वर्ण पदक विजेता, अब स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुरुचि सिंह। इस महिला खिलाड़ी की बात हम पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। सुरुचि सिंह, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सुरुचि सिंह ने यहाँ पर म्यूनिख में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा ये मिश्रित टीम है, आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो म्यूनिख जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप में भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते और दोनों स्वर्ण पदक इन खिलाड़ियों ने जीते हैं। एक सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, इनका संबंध कौन से खेल से ये ध्यान में रखें, 10 मीटर एयर पिस्टल सुरुचि सिंह। और इसके अलावा स्वर्ण पदक जीता है आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता मिश्रित टीम 10 मीटर एयर राइफल। ध्यान रखें, यहाँ एयर पिस्टल है, यहाँ एयर राइफल है। कांस्य पदक विजेता कौन है? शिप्त कौर समरा। पहले हम बात कर चुके हैं एक वीडियो में, महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में शिप्त कौर समरा। और इसके अलावा
एला वेनिल वलारिवन, इनकी भी बात एक वीडियो में, पिछले वीडियो में कर चुके हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। तो भारत के इन खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते हैं म्यूनिख जर्मनी में आयोजित विश्व कप में। आगे देखें। अगली जानकारी है भारतीय नौसेना से संबंधित। ध्यान से देखें। भारतीय नौसेना ने चलाया साहसिक जोखिम भरा अभियान, आग के बीच बचाव दल को MV-1 जहाज पर उतारा। ध्यान से देखें। भारतीय नौसेना भीषण आग में घिरे MV-1 हाई 503 के बचाव अभियान में 13 जून 2025 को बचाव दल को हवाई मार्ग से प्रवेश करवाकर अपने बचाव अभियान में तेजी लाई। तेजी से कार्रवाई करते हुए बचाव दल के सदस्यों को कोच्चि के INS गरुड़ में एक सीकिंग हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। नौसेना के हेलीकॉप्टर ने चुनौतीपूर्ण मौसम परिस्थितियों और जहाज पर लगी आग के बीच टीम को सफलतापूर्वक पोत पर चढ़ाया। बचाव दल को नीचे उतारा गया। बचाव दल ने रस्सी को टग ऑफशोर वॉरियर से जोड़ा। इसे रस्सी से जोड़ने के बाद बचाव दल को नौसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पोत से सफलतापूर्वक निकाला गया। पोत को रस्सी से खींचने का अभियान शुरू हुआ। ऐसे जोखिम भरे अभियान भारतीय सेना वो चलाती रहती है। अगली जानकारी है अमिताभ कांत के बारे में। देखिए, अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से दिया इस्तीफा। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से दिया इस्तीफा। ध्यान से देखें। वरिष्ठ नौकरशाह है और सुधारवादी अमिताभ कांत ने भारत के G20 शेरपा के पद से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है, जिससे सार्वजनिक सेवा में उनके 45 साल के उल्लेखनीय कैरियर का समापन हो गया है। अधिकारी कांत को भारत द्वारा G20 प्रेसिडेंसी संभालने से कुछ महीने पहले जुलाई 2022 में भारत के G20 शेरपा के रूप में नियुक्त किया गया था। लिंक्डइन पर माई न्यू जर्नी शीर्षक से पोस्ट में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। भारत के परिवर्तनकारी विकास एजेंडे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और देश की G20 अध्यक्षता के दौरान नेतृत्व के लिए जाने वाले कांत का इस्तीफा एक प्रभावशाली नौकरशाही युग के अंत का प्रतीक है। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं, भारत के एक प्रभावशाली नौकरशाह रहे हैं, जिन्होंने G20 शेरपा के पद से वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। आगे देखें। आगे है कमलेश पासवान ने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। ध्यान से देखें। कमलेश पासवान ने चेन्नई में, ध्यान रखें, चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 14 जून 2025 को चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। उद्घाटन के साथ ही मंत्री ने 300 उत्कृष्टता केंद्रों का भी अनावरण किया और DGCA द्वारा अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई, जिससे भारत ड्रोन नवाचार, आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के मामले में सबसे आगे खड़ा हो गया। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब में बदलने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य रूप से एक ही प्रश्न है, भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया। और किसने किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने। आगे देखें। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। ध्यान से देखें। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे। विशाखापत्तनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया 2025 के लिए। ध्यान से देखें। भारत 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। ध्यान रखें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 से की गई थी और अब की बार 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखें, भारत 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जो IDY यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा IDY की एक दशक लंबी यात्रा को चिन्हित करेगा। यानी 1 दशक से हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। इस अवसर के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को 2025 में जो मनाया जाएगा 21 जून को, ये राष्ट्रीय स्तर का जो आयोजन होगा वो होगा विशाखापट्टनम में। आगे देखें। आयुष मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हाल ही में स्थल निरीक्षण और समीक्षा बैठकें की ताकि तैयारियों का आकलन किया जा सके। इस आयोजन का उद्देश्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग को जन जन तक पहुंचाने के विजन को साकार करना है। तो ध्यान रखें, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को चुना गया है राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में, जो 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में विशाखापट्टनम को चुना गया है। अगली जानकारी है साइबर एजेंसी से संबंधित। देखिए, रक्षा साइबर एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए अभ्यास आरंभ किया। ध्यान से रखें, रक्षा साइबर एजेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए अभ्यास आरंभ किया। देखें, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित एक व्यापक साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सुरक्षा 16 जून 2025 को शुरू हुआ। इसका नाम रखा गया है साइबर सुरक्षा। यह बहुचरणीय अभ्यास राष्ट्रीय स्तर पर साइबर लचीलापन बढ़ाने की दिशा में एक कदम है, जो 27 जून 2025 को समाप्त होगा एवं इसमें लक्षित प्रशिक्षण सत्र, मूल्यांकन और नेतृत्व की सक्रियता बढ़ाने का अभ्यास शामिल है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों और रक्षा क्षेत्रों के हितधारकों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रही हैं। इस अभ्यास को वास्तविक दुनिया के साइबर खतरों का अनुकरण करने, सुरक्षित प्रथाओं को सुदृढ़ करने और प्रतिभागियों के विश्लेषणात्मक और रक्षात्मक साइबर कौशल का परीक्षण करने के लिए एक उच्च गति वाले गेमिफाइड वातावरण में डिज़ाइन किया गया है। मुख्य रूप से ये जो अभ्यास है, इसका नाम ध्यान में रखें कि इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है। इस अभ्यास को नाम दिया गया है साइबर सुरक्षा, जो 16 जून 2025 को शुरू होगा और 27 जून 2025 को समाप्त होगा। यानी आप ये ध्यान में रखें, रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा 16 जून 2025 से 27 जून 2025 तक जो साइबर सुरक्षा के लिए जो अभ्यास शुरू किया गया, उसको क्या नाम दिया गया, तो हो जाएगा साइबर सुरक्षा। आगे देखें, अगली जानकारी है भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन जहाज अचल किया गया लॉन्च। इस जहाज का नाम रखा गया है अचल। ध्यान से देखें, भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 60% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार जहाज अचल सोमवार को लॉन्च किया गया। सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 60% स्वदेशी सामग्री के साथ तैयार जहाज जो सोमवार को लॉन्च किया गया, उसका नाम है अचल। पश्चिमी समुद्र तट के तटरक्षक कमांडर अनिल कुमार हरबोला की पत्नी कविता हरबोला ने अथर्ववेद के मंत्रों के साथ जहाज का नामकरण किया। भारतीय तटरक्षक बल ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए यह मुकाम हासिल किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल का निर्माण किया जा रहा है। यह अनुबंध 28 मार्च 2022 को 473 करोड़ रुपए में हुआ था। इन जहाज़ों का निर्माण 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय तटरक्षक बल ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए यह मुकाम हासिल किया है, क्योंकि इन जहाज़ों का निर्माण 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ किया जा रहा है। इस श्रेणी के जहाज़ की लॉन्चिंग के साथ भारतीय तटरक्षक बल और GSL ने अपनी दीर्घकालिक साझेदारी विकसित की है, जिससे आत्मनिर्भर भारत पहल वास्तविक बन गई है। स्वदेशी सामग्री के साथ डिजाइन किया गया यह जहाज तटीय निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और इसमें आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है आत्मनिर्भर बनना, वो साकार हो सकेगा। आगे देखें, अगली जानकारी है विभिन्न देशों की सेनाओं के बारे में। ध्यान से देखें, भारत समेत 24 देशों की सेना कर रही है संघर्षग्रस्त क्षेत्रों के लिए शांति का अभ्यास। देखिए, भारत और अमेरिका समेत 24 देशों की सेनाएं एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना का सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कर रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। भारत और अमेरिका समेत 24 देशों की सेनाएं एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना का सैन्य अभ्यास कर रही है, उसका नाम है खान क्वेस्ट। देखिए आगे, यह अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट, यह अभ्यास मंगोलिया के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहा है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के साथ साझेदारी में यह अभ्यास शांति स्थापना में सैन्य कौशल को निखारने के लिए 24 देशों की सैन्य टुकड़ियों को एक साथ लाया है। सोमवार को भी इस मल्टीनेशनल संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत व अन्य देशों की सेनाएं महत्वपूर्ण अभ्यास कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक खान क्वेस्ट
सैन्य अभ्यास 28 जून 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य है ये जो सैन्य अभ्यास चल रहा है खान क्वेस्ट, इसका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। इसके अलावा यह अभ्यास इन 24 देशों को आपस में सीखने की प्रक्रिया के बारे में प्रोत्साहित करता है और बहुराष्ट्रीय समन्वय को मजबूती दे रहा है। एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसको ये बढ़ावा दे रहा है। आप ध्यान में रखें, 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये कि भारत और अमेरिका समेत 24 देशों की सेनाओं ने जून 2025 में बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए जो सैन्य अभ्यास आयोजित किया, उसका नाम क्या रखा गया? खान क्वेस्ट। या सीधा पूछ लिया जाए खान क्वेस्ट क्या है, तो हो जाएगा जून 2025 में विभिन्न देशों की सेनाओं द्वारा रखा गया सैन्य अभ्यास, बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना के लिए आयोजित किया गया सैन्य अभ्यास है, उसी को कहा गया खान क्वेस्ट। और ये कहाँ चल रहा है? मंगोलिया के 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में चल रहा है। आगे देखें, अगली जानकारी है तेलंगाना के शिक्षा विभाग से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, तेलंगाना के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी तेलंगाना के शिक्षा विभाग ने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के समझौता किया है ताकि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, तेलंगाना के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोबारा देख लें, तेलंगाना के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में, ध्यान रखिए तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनके अनुसार गैर सरकारी संगठन सरकारी स्कूलों में छात्रों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित शिक्षण सेवाएं निःशुल्क प्रदान करेंगे। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले एनजीओ में, अब देखिए कौन कौन सी एनजीओ हैं जिन्होंने समझौता किया है? नंदन नीलेकणिका एक स्टेप फाउंडेशन, सुनीता कृष्णन की प्रज्वला फाउंडेशन, अलख पांडे का फिजिक्स वाला बहुत फेमस है, खान अकादमी ये भी बहुत फेमस है, शोएब डार की पाईजाम फाउंडेशन और सफीना हुसैन की एजुकेट गर्ल्स ये भी बहुत फेमस है, ये शामिल हैं। ये एनजीओ डिजिटल शिक्षा, आधारभूत शिक्षा और बालिका शिक्षा में व्यापक विशेषज्ञता उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ध्यान रखें कि प्रश्न ये भी आ सकता है, जैसे ये जो आपको एनजीओ दिख रहे हैं इनमें से 2 या 3 या सब के नाम आ जाए और ये पूछ ले कि इन एनजीओ ने किस राज्य के शिक्षा विभाग के साथ में समझौता ज्ञापन किया है ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और उसके परिणामों को बेहतर बनाया जा सके। तो तेलंगाना के शिक्षा विभाग के साथ इन्होंने समझौता किया है और ये जो एनजीओ इनका नाम भी ध्यान में रखें। आगे देखें, देखिए अगली जानकारी है मेटा के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत में प्रबंध निदेशक प्रमुख नियुक्त किया। किसने? मेटा ने। किसको? अरुण श्रीनिवास को। देखिए ध्यान से, मेटा ने आधिकारिक रूप से अरुण श्रीनिवास को भारत के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। यह पदोन्नति शिवनाथ ठुकराल के इस्तीफे के बाद और संध्या देवनाथन के भारत व दक्षिण पूर्व एशिया प्रमुख बनने के साथ हुई है। यह नियुक्ति भारत में मेटा के कारोबार, नवाचार और राजस्व रणनीति को नई दिशा देने की मंशा को दर्शाती है। अरुण श्रीनिवास की जिम्मेदारी मेटा के बिजनेस, इनोवेशन और रेवेन्यू पर फोकस करना है। वह मेटा के भारत में बिजनेस को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे और संध्या देवनाथन को ही रिपोर्ट सौंपेंगे। कौन? अरुण श्रीनिवास। अब देखें, 2 प्रश्न है मुख्य रूप से। मेटा ने आधिकारिक रूप से भारत के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया है? अरुण श्रीनिवास को। अरुण श्रीनिवास है वो अपनी रिपोर्ट संध्या देवनाथन को क्यों सौंपेंगे? क्योंकि मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत व दक्षिण पूर्व एशिया प्रमुख बना दिया है, इसलिए संध्या देवनाथन को ही अरुण श्रीनिवास अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अब मेटा क्या है? मेटा एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय ये कहीं प्रौद्योगिकी कंपनी है। यानी मेटा पहले फेसबुक थी और आपको शायद पता होगा फेसबुक की शुरुआत 2004 से हुई थी। मार्क जुकरबर्ग और उनके साथियों ने मिलकर के फेसबुक की स्थापना की थी और 2021 में इस फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया। तो यही मेटा है जो पहले फेसबुक थी। आगे देखें, आगे है
ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी के बारे में। ध्यान से देखें, ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख, इसलिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार इसकी प्रमुख कोई महिला बनेगी। ब्लेज मैट्रेवेली 1999 में सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस में शामिल हुई थी और इस साल के अंत में वे रिचर्ड मूर से पदभार ग्रहण करते हुए संगठन की 18वीं प्रमुख बनेगी। तो ध्यान रखें, ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार महिला प्रमुख बन रही है। उनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेली। ध्यान रखें, ब्लेज मैट्रेवेली। आगे देखें, मैट्रेवेली वर्तमान में एजेंसी में प्रौद्योगिकी और नवाचारी निगरानी से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ग्रहण करना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया क्योंकि पहली बार कोई प्रमुख है वो महिला बन रही है। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हो रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हो रही है जब खुफिया सेवाओं का काम पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और इसकी अब प्रमुख बन रही है महिला, जिनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेली। ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 के 116 साल के इतिहास में पहली बार इसके प्रमुख कोई महिला बन रही है, जिनका नाम है ब्लेज मैट्रेवेली। आगे देखें, देखिए अगली जानकारी है यशस्वी सोलंकी से संबंधित। देखिए, हर जगह हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। देखिए, यशस्वी सोलंकी बनी राष्ट्रपति की पहली महिला ADC। देखिए, यशस्वी सोलंकी बनी राष्ट्रपति की पहली महिला ADC। देखिए, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यशस्वी सोलंकी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC नियुक्त हुई है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि अब तक यह पद पुरुष अधिकारियों के पास ही रहा करता था। पहली बार यह पद किसी महिला के पास आया है। देखिए, यशस्वी सोलंकी हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक और माता गृहिणी हैं। वह भारतीय नौसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं। ADC का मतलब है एड डे कैंप। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित और जिम्मेदारी से भरा पद होता है। राष्ट्रपति, जो कि आर्म्ड फोर्सेज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, उनको 5 ADC दिए जाते हैं। इनमें से 3 थल सेना, 1 वायुसेना और 1 नौसेना से होता है। राष्ट्रपति खुद ही अफसरों का चयन करते हैं। ADC राष्ट्रपति के सबसे करीबी सैन्य सहायक होता है। राष्ट्रपति और आर्म्ड फोर्सेज के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने का कार्य करते हैं ये जो ADC होते हैं। तो देखिए यहाँ कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये कि भारत में राष्ट्रपति की पहली महिला ADC कौन बनी है, यशस्वी सोलंकी। इनका संबंध कहाँ से है, हरियाणा से है। इसके अलावा ये ध्यान में रखें कि राष्ट्रपति के पास में राष्ट्रपति को कितने ADC दिए जाते हैं, 5, 3 थल सेना से, 1 वायुसेना से और 1 नौसेना से। इसके अलावा ये ध्यान में रखें, ये ADC शब्द है, ये वैसे फ्रांसीसी शब्द है और इस ADC शब्द का प्रयोग जो उच्च पद पर आसीन होते हैं जैसे राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, उनके जो निजी सचिव या निजी जो सहायक होते हैं उनके लिए इस ADC शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान में रखें, भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनी है वो है यशस्वी सोलंकी, हरियाणा की। आगे देखिए आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जनगणना से संबंधित। ध्यान से देखें, केंद्र सरकार ने जनगणना और जाति जनगणना की अधिसूचना जारी की। 1 मार्च 2027 से होगी शुरुआत। ध्यान से देखें, केंद्र सरकार ने सोमवार को जनसंख्या जनगणना की अधिसूचना जारी की जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 से शुरू होगी। ध्यान रखें, मार्च 2027 से शुरू होगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक राजपत्र अधिसूचना के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और 26 मार्च 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। 2027 जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। ये ध्यान रखें, जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी, सिवाय किन क्षेत्रों को एक बार इससे अलग रखा गया है, सिवाय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामयिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों के लिए। इनको छोड़ करके
जनगणना की संदर्भ तिथि होगी 1 मार्च 2027 पूरे भारत में। इन विशेष क्षेत्रों लद्दाख, जम्मू कश्मीर के हिमपात प्रभावित गैर सामरिक क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। आप दोनों ये जो तिथि है दोनों को ध्यान में रखें। इन क्षेत्रों को, इन विशेष क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत के लिए जो संदर्भ तिथि है जनगणना की वो है 1 मार्च 2027 और ये जो विशेष क्षेत्र है इनके लिए है 1 अक्टूबर 2026। आगे देखें, जनगणना दो चरणों में की जाएगी। आगे देखें, पहला चरण देखें। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन, पहला चरण है हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। इसमें प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्तियों और सुविधाओं की जानकारी एकत्र की जाएगी। और दूसरा चरण जनसंख्या गणना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। यानी जनगणना है वो दो चरणों में की जाएगी। दोनों चरणों को ध्यान में रखें, पहला और दूसरा चरण। आगे देखें, इस बार की जनगणना डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्वयं गणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। डेटा संग्रहण, प्रसारण और भंडारण के दौरान डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत कठोर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। तो साथियों, ये थी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको उपलब्ध करवाई गई। साथियों, प्रतिदिन हम आपको एक वीडियो के माध्यम से करंट अफेयर्स की सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। आप वीडियो की सामग्री को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये सामग्री आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार की आपकी राय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर दें और आप उस सामग्री को ध्यान से पढ़ें और कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सामग्री आपको कैसी लग रही है। साथियों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।